चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 4.51 प्रॉब्लम, ये आप इनफैक्ट ये समझ लें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हमने यहाँ पर हेडिंग दी थी एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर स्पेसेस, और जो हम डायमेंशंस पढ़े थे इन सब की एप्लीकेशंस अब हम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम दिया था वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको समझ आ गई होगी। इस पर बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। ये अभी हम जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, इसमें ज़रा जहन में रखिएगा कि इसमें हम अगर थोड़ी सी टेक्निक को अंडरस्टैंड कर लेना तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक दूसरे से यहाँ पर जो हम स्टेप्स कर रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने बेसिस को एक्सटेंड करना है, राइट, इस तरह के बहुत सवाल आते हैं। और बेसिस को एक्सटेंड करना देखने से लगता है कि बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन मैंने आपको जो वहाँ पे टेक्निक बताई है, देखिए क्या था। एचएनएल फॉर्म में तो हमेशा से कन्वर्जन हम सीखते आए हैं ना, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सारा पढ़ लिया, हमें बड़े अच्छी तरह से समझ आ गई कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कैसे करना है। एचएनएल फॉर्म से तो हम बहुत ही फेमिलियर हो चुके हैं, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो क्या करते हैं, एचएनएल फॉर्म आती है और हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए कितने गए हैं और चाहिए कितने। डायमेंशन क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होती है, अगर वो 3 है, वेक्टर्स 2 हैं, या अगर एक लास्ट रो हमारे पास जैसे उस क्वेश्चन में टोटली 0 हो गई थी, एक रो 0 हो जाती है, 2 हो जाती है, हमने देखना है कि हमारे पास कितने वेक्टर्स कम हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आपने स्टैंडर्ड बेसिस, हम वो भी समझ चुके हैं, स्टैंडर्ड बेसिस से हेल्प लेनी है और स्टैंडर्ड बेसिस में से कौन सी बेसिस चूज़ करनी है। अगर किसी स्टूडेंट को एचएनएल फॉर्म की अवेयरनेस होगी तो उसको समझ आ जाएगी कि स्टैंडर्ड बेसिस में से ये वेक्टर हमारी अगर मैट्रिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट किए जाएँ तो वो हमारी मैट्रिक्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि उसे उसी एचएनएल फॉर्म में रखेंगे। और इसकी एक मैंने आपको बड़ी रीज़न बताई थी, मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्यों वो स्टैंडर्ड बेसिस हमने चूज़ की थी और हम उनको क्यों हम चाह रहे होते हैं कि हमारी एचएनएल फॉर्म डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि हमारी एचएनएल फॉर्म में जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज होती हैं वो सब वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना बेसिस की एक कंडीशन है। बेसिस की दो ही कंडीशंस होती हैं, स्पैन करना चाहिए और इसके साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए बेसिस को, राइट। तो अगर हम अपनी एचएनएल फॉर्म को डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर इसका मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल हम एचएनएल फॉर्म में ऐसा वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दें जो कि इनफैक्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं था, तो फिर हमारा जो ये थ्योरम है ना, जो ये कहता है कि नॉन जीरो रोज किसी भी एचएनएल फॉर्म में लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, फिर ये वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात क्या कर रहे थे कि ये सिंपल सा स्टेप है, बस इसको अंडरस्टैंड कर लिया। कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, मैं आपसे कहता हूँ आप बेसिस एक्सटेंड करें, तो आपने क्या करना है, एचएनएल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड बेसिस में से सूटेबल स्टैंडर्ड बेसिस एचएनएल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने के लिए चूज करें और ये आपकी अटेम्प्ट हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब ये जो 4.51 है ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन करना इसमें भी कुछ नहीं है। अभी आप करेंगे आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल है। इसमें ये है कि फाइंड अ होमोजीनियस सिस्टम whose solution set W is spanned by this। ठीक है, अच्छा, अब सोल्यूशन सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी आज के लेक्चर में इसके बाद हम पढ़ेंगे रो एंड कॉलम स्पेसेस, वहाँ पे ये सोल्यूशन सेट आप लोगों को समझ आ जाएगा जो इन क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, राइट। तो हमें एक होमोजीनियस सिस्टम चाहिए whose solution set W is spanned by these vectors। अच्छा, अब सोल्यूशन सेट क्या है? सोल्यूशन सेट हमारे पास बेसिकली एक सेट होता है जिसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, और हमने ये प्रूव करना है कि उस सेट के अंदर, उस सेट को फॉर एग्जांपल मैं W कह देती हूँ, राइट। और आपको ये भी पता है कि जिस तरह से हम वेक्टर स्पेस लेते हैं, हम सब स्पेस लेते हैं, इन सब स्पेसिस को कोई ना कोई सेट ऑफ वेक्टर्स जरूर स्पैन कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे वो ये कह रहा है कि आप हमें वो होमोजीनियस सिस्टम फाइंड आउट करके बताएं जिसका सोल्यूशन सेट W है। हर सिस्टम का सोल्यूशन सेट होता है, ये मैं आपको इन एडवांस बता रही हूँ, जब तक हम सोल्यूशन सेट की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे। ये जहन में रख लें कि हर सिस्टम का एक सोल्यूशन सेट जरूर होता है। आपने होमोजीनियस सिस्टम भी सॉल्व करके देख लिए हैं, आपने नॉन होमोजीनियस सिस्टम भी सॉल्व करके देख लिए हैं, अनलेस कि सिस्टम का नो सोल्यूशन हो। ठीक है, मैं नो सोल्यूशन की बात ही नहीं करी। नो सोल्यूशन का मतलब तो ये है कि उसका सोल्यूशन कोई है ही नहीं। बाकी रह गए दो तरह के सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन था, एक हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन था। तो आपने जिस भी सिस्टम को सॉल्व किया, आपने आपके पास इन दोनों में से अगर तो सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इन दोनों में से कोई एक सोल्यूशन तो आता था ना, तो आप फाइनली अपने सोल्यूशन को एक्सप्रेस करते थे उस वेक्टर में। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आप एक वेक्टर लिखते थे, अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी है, अब डिपेंड करता है कि इनफाइनाइट मैनी में वो 2 वेक्टर्स आपके पास आते हैं, वो 3 आते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपके फ्री वेरिएबल्स कितने हैं। तो वो जो आपका फाइनली एक सिस्टम बनता है ना, जो नंबर ऑफ वेक्टर्स बनते हैं, उसको सोल्यूशन सेट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आपने सोल्यूशन सेट को बोल दिया W। आपने प्रूव ये करना है कि
होमोजीनियस सिस्टम आपने फाइंड आउट करना है जिसके सॉल्यूशन सेट को ये 3 वेक्टर स्पैन कर रहे हैं। ठीक है, 3 वेक्टर्स कौन से हैं हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, u1 u2 एंड u3। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें आपसे पूछा जाए कि आप एक होमोजीनियस सिस्टम फाइंड आउट करें जिसके सॉल्यूशन सेट को स्पैन करने वाले वेक्टर्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखें जी, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, हम एक आर्बिट्ररी वेक्टर लेते हैं और ये वेक्टर कहाँ से होगा, ऑब्वियसली ये वेक्टर वहां से आएगा जिसको ये वेक्टर स्पैन कर रहे हैं, यानी हम सॉल्यूशन से W की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से एक वेक्टर V ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसके कोई मेरे पास कंपोनेंट्स हैं x y z t, और मुझे कैसे पता चला कि 4 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर जो वेक्टर्स दिए जा रहे हैं उनके भी 4 कंपोनेंट्स हैं। तो अगर मैं कोई आर्बिट्ररी वेक्टर चूज करूंगी तो भी मुझे उसके 4 कंपोनेंट्स लेने होंगे। आपकी मर्जी है इसको A B C D बोल दें, आपकी मर्जी है P Q R T बोल दें, वट एवर आप आर्बिट्ररी सिंबल्स यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, then V belongs to W if and only if V is a linear combination of the vectors u1, u2 and u3। अब ये बात पढ़े हुए तो हमें बहुत टाइम हो गया कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक वेक्टर V W में से ले रही हूँ और मुझे ये भी पता हो कि W को एक सेट स्पैन कर रहा है, तो जब भी किसी सेट को कोई नंबर ऑफ वेक्टर स्पैन करते हैं तो उस सेट का ईच एंड एवरी वेक्टर उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है जो उसको स्पैन कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने W में से एक वेक्टर लिया है आर्बिट्ररी, तो मुझे पता होना चाहिए कि फिर ये आर्बिट्ररी वेक्टर इन 3 वेक्टर्स u1, u2, u3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में जरूर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि वो आर्बिट्ररी वेक्टर V है। ठीक है, सो from the matrix, thus from the matrix M whose first columns are u1, u2, u3 and whose last column is V, and then row reduce M to echelon form। ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे सारा लिख दिया। अब इसमें करना क्या है, आपको 3 वेक्टर्स गिवन है। मैं आपसे कह रही थी ना कि हर प्रॉब्लम को करने की एक डिफरेंट टेक्निक होगी, उस टेक्निक को माइंड में रख लें। करना क्या है, 3 वेक्टर्स गिवन है, एक मैट्रिक्स बनाएं और 3 कॉलम्स बना लें उन 3 वेक्टर से। यानी आपका पहला कॉलम u1 होना चाहिए, आपका दूसरा कॉलम u2 होना चाहिए, आपका तीसरा कॉलम u3 होना चाहिए और आपका फोर्थ कॉलम होना चाहिए जो आर्बिट्ररी वेक्टर आपने चूज किया है। ये टेक्निक है और ये आपने याद रख लेनी है कि जब भी हमें उस होमोजीनियस सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, जो बेसिकली क्या है, जिसका सॉल्यूशन सेट W है और उसको स्पैन करने वाले वेक्टर्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, तो हमारी यहाँ पर टेक्निक क्या होगी कि हमने एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, उस मैट्रिक्स के कॉलम सबसे पहले वो वेक्टर्स होंगे जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे और उसमें एक कॉलम आपने खुद से ऐड करना है और ये कॉलम क्या है, ये आपका आर्बिट्ररी वेक्टर V है। इसको एचएनएल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, एचएनएल फॉर्म के स्टेप्स आपको पता है, मेरे ख्याल से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोशिश ये किया करें, बेस्ट टेक्निक ये होती है एचएनएल फॉर्म में कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पहला कॉलम है और फर्स्ट एंट्री तो आपके पास नॉन जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो आप पहले 1 से नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं आप पहले उनको जीरो बनाते हो एंड स्लोली एंड स्टेडली फिर आप राइट हैंड साइड पे जीरो को एक्सीड करते चले जाते हो, विद कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड कि एचएनएल फॉर्म में हम कर क्या रहे होते हैं कि हर कमिंग रो के अंदर नंबर ऑफ जीरोस को एक्सीड करते इंक्रीज करते चले जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो यहाँ पर फॉर्म लिखी हुई है ये आपकी एचएनएल फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि हमारे पास थर्ड और फोर्थ रो में इक्वल नंबर ऑफ जीरोज आ गए हैं, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए हम इससे ज़्यादा तो इसको एक्सटेंड कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो अब हमने इस स्टेप के बाद क्या करना है, जब हम एचएनएल फॉर्म में कन्वर्जन कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब जरा इस लास्ट रो को, लास्ट जो आपके पास मैट्रिक्स थी, इसको जरा गौर से देखें और उसके बाद देखें कि हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। दिस इज then V is a linear combination of u1, u2, u3 if rank of M is equal to rank of A। जी, ये मुझे आप समझाएंगे कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मैं आपको M भी दिखा देती हूँ, A भी दिखा देती हूँ। देखें, आपके पास ये मैट्रिक्स आपके पास M है। ठीक है, देखें सबसे पहले तो ये फैक्ट अपने माइंड में रखें कि M वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स को आपने खुद से जनरेट किया है और इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके गिवन वेक्टर्स है और एक लास्ट आर्बिट्ररी वेक्टर आपने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है, हम कहते हैं कि ये जो V है ये उन 3 नॉन जीरो वेक्टर्स u1, u2, u3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में सिर्फ उस वक्त लिखा जा सकता है अगर रैंक ऑफ M रैंक ऑफ A हो जाए, जहां A क्या है, दिस इज द सब मैट्रिक्स विदाउट कॉलम B। बहुत सिंपल सी बात है, M के लास्ट कॉलम से आप B हटा लें, उसको A बोल दें।
अब आप मुझे ये बताएं कि हमें ये बात कैसे पता चली कि V can be written as the linear combination of U1, U2, U3 if the rank of the matrix M is equal to rank of the matrix A. Yes, class. जी, any student? मैम जिस तरह हम पहले बोलते थे कि रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो वो उसके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो आपको ये लग रहा है कि इसमें से एक मैट्रिक्स हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है बेटा? यस, अभी जिन स्टूडेंट ने जवाब दिया है। मैम मतलब ये थोड़ी उस सेंस में लग रही है बात। आपका आंसर इसकी बिल्कुल भी ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बता सकते हो कि M और A में से कौन सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और कौन सी जस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है? जी बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो V जो आर्बिट्रेरी वेक्टर ये आपके राइट हैंड साइड पे आएगा ना। तो अगर राइट हैंड साइड पे जो आपके पास एंट्रीज आ रही होती है, अगर हम उसको अपनी मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं तो ऑगमेंटेड बन जाती है, निकाल देते हैं तो कोफिशिएंट बन जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि अगर रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो तो सॉल्यूशन तभी कंसिस्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपने सिर्फ ये करना है कि देखें अब नो सॉल्यूशन कब आ सकता है। हमने अभी जो लास्ट स्टेटमेंट दिया ना, रैंक ऑफ एम शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, वो हमें देने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अगर वो हम यहाँ पे ना भी लिखते ना तो वो एक बात अंडरस्टूड थी, लेकिन वो लिखने का पर्पज ये था कि देखें अगर मेरे पास ये जो एचलन फॉर्म बनी है लास्ट मैट्रिक्स, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये जो लास्ट रो है इनकी लास्ट फोर्थ एंट्रीज को मैं जीरो ना करूं, मैं कहती हूँ कि मेरे पास थर्ड रो की लास्ट एंट्री जो 2x प्लस प्लस वाई प्लस जी लिखी हुई है, मैं कहती हूँ ये मेरे पास 8 के इक्वल है। और लास्ट वेरी लास्ट रो की जो लास्ट एंट्री है -5x माइनस वाई प्लस टी, मैं कहती हूँ ये 7 के इक्वल है। मुझे बताएं फिर ये सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा? नहीं मैम, फिर तो ये इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। यस, फिर ये इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। तो हम तो अभी कह रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखिए अगर सोल्यूशन कंसिस्टेंट ही नहीं होगा तो सोल्यूशन सेट W कहाँ से आएगा? क्वेश्चन में तो हमें ये बता दिया गया है कि सोल्यूशन सेट W कोई एग्जिस्ट करता है, हमें उसका सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम चाहिए। तो सोल्यूशन सेट तभी एग्जिस्ट करता होगा ना जब सोल्यूशन पॉसिबल होगा। तो सोल्यूशन पॉसिबल तभी होगा जब हमारे पास रैंक ऑफ m इज इक्वल टू रैंक ऑफ a होगा। तो हमें अपनी मैट्रिक्स में से वो कंडीशन निकाल के जवाब देना है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एंड वी डोंट नीड द इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन हियर। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारी ये लास्ट टू जो रोज हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इनकी लास्ट एंट्री को हर सूरत में जीरो होना चाहिए। तो आप देखें अब जीरो होने का मतलब ही ये है कि आपने वो होमोजीनियस सिस्टम दे दिया है, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है कि राइट हैंड साइड पे आपके पास जीरो होना चाहिए। तो मैं अगर इस प्रॉब्लम को समराइज करूं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है ना जब स्टेटमेंट पढ़ते हो कि ये होमोजीनियस सिस्टम हमें कहाँ से मिलेगा, जबकि हमने तो एक आर्बिट्रेरी वेक्टर सपोज किया था और आर्बिट्रेरी वेक्टर की वजह से हम जो सिस्टम बनाएंगे वो तो नॉन होमोजीनियस होगा। तो फिर ये होमोजीनियस कहाँ से आएगा? तो वेरी सिंपल कि हम अपनी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए अपनी एचलन फॉर्म से जिन भी एंट्रीज को जीरो सपोज करेंगे तो जाहिरी बात है जीरो का मतलब है राइट हैंड साइड पे जीरो आ जाएगा, तो वो हमें होमोजीनियस सिस्टम दे देगा। तो ये है वो होमोजीनियस सिस्टम जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इससे जो आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा W। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट कैसे आएगा? अगर मैं आपसे ही कहूँ जी आप कैलकुलेट करें तो नो प्रॉब्लम, आप इसको सॉल्व करोगे, इससे एचलन फॉर्म बनाओगे, वहां से आपके पास जो भी वेक्टर्स आएंगे, और मुझे ये देख के लग रहा है आप सबको भी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अननोन्स यहाँ पे आपके पास 3 है, इक्वेशन सिर्फ 2 हैं, तो इसका सोल्यूशन कौन सा निकलेगा? यस क्लास, एनी वन ऑफ यू? इनफाइनाइट में नहीं। इनफाइनाइट में नहीं निकलेगा। जब इनफाइनाइट में नहीं निकलेगा तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन से फ्री वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब है कि हमारे जो नंबर ऑफ वेक्टर्स आंसर में निकलेंगे वो एक से ज्यादा होंगे, वो आपका सोल्यूशन सेट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ आ भी गई होगी कि सोल्यूशन सेट क्या होता है। मोर क्लियरली हम अभी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि सोल्यूशन सेट एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, ओके। अच्छा,
मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास बेसिस एंड डायमेंशन का टॉपिक क्लास खत्म हो चुका है, ठीक है। मैं आपसे दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप ज़रा मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी क्लास मुझे बताइएगा। यस मैम, शेयर हो रही है। ठीक है, अच्छा मुझे ज़रा बताइए, ये हम पहले पढ़ तो नहीं चुके? ये जो ये फर्स्ट स्लाइड है, मैंने आपको कभी बताया था कि जो आपके पास डायमेंशंस होती हैं वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं? यस क्लास, एनी वन ऑफ यू? नो मैम। नहीं बताया, चले ठीक है, मुझे लगा कि शायद हम ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए है, वैसे ऐसे कोई आपके प्रॉब्लम में ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आप अपने प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकली भी एक्सप्लेन करें, ठीक है। मैं आपसे ऐसी बात नहीं पूछूंगी, क्योंकि ये बेटर आप उस वक्त बता सकते हैं जब आप 5th सेमेस्टर में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपने अगर लिटरेचर पढ़ा हो, लीनियर अलजेब्रा से रेलेवेंट कोई बुक्स पढ़ी हो, तो आप नोटिस कीजिएगा कि सोल्यूशन के एंड पे कोई कुछ क्वेश्चंस के अंदर 1 और 2 लाइंस के अंदर उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी दी जाती है। तो वो मैक्सिमम यहाँ जो मैंने 4 एक्सिम्स लिखे हैं ना, ए से डी तक, तो ये इसी तरह की कोई बात लिखी होगी, तो आई थॉट कि मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये बेसिकली आया कहाँ से है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें थ्योरम 4.17, दिस इज लेट W be a subspace of an n dimensional vector space V। कोई भी वेक्टर स्पेस V है जिसकी n डायमेंशंस है, ठीक है, उसकी हमने एक ले ली सबस्पेस, और सबस्पेस को हम कहते हैं दिस इज W। Then dimension of W is less than or equal to n. In particular, if dimension of W is equals to n, then W is equal to V। ये एक ऐसी बात है जो मेरे तो ख्याल से हम सबको पहले से पता थी, लेकिन हमने इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म दे दी कि हमें ये समझना है कि अगर एक V आपके पास वेक्टर स्पेस है, तो कोई भी अगर आप उसका सब स्पेस ले लें, सब स्पेस सबसे पहले तो सबसेट होता है ना, छोटा होता है वेक्टर स्पेस से, तो सब स्पेस की डायमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस से या छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। देखिए, इक्वल तभी हो सकती है ना कि जब वो W खुद V बन जाए, अदरवाइज तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई सबसेट अपने सेट के इक्वल आ जाए। तो इक्वल का मतलब तो ये है कि W है ही V के इक्वल, तो अगर वो V के इक्वल नहीं है तो फिर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक सबसेट की डायमेंशन अपने सेट से बड़ी हो जाए। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ रियल स्पेस R3। अब हम एक स्पेसिफिकली वेक्टर स्पेस ले लेते हैं जिसको हम R3 कहते हैं, जिसको यूजुअली हम यूक्लिडियन स्पेस भी कह रहे होते हैं, राइट, जिसमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, जिसमें जो भी आप वेक्टर लेंगे उसकी 3 डायमेंशंस x, y एंड z एग्जिस्ट करेंगी। नोट दैट डायमेंशन ऑफ R3 is equal to 3। Theorem 4.17 tells us that the dimension of W can only be। अच्छा, अब देखें, आपकी जो वेक्टर स्पेस है वो है R3, उसकी डायमेंशन है 3। ये तो आपको इस 3 के जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है, उस 3 से हमें वैसे पता चल जाता है कि इसकी डायमेंशन क्या है। अब अगर मैं इसके सबसेट्स बनाना शुरू करूं, जिनको बाद में फर्दर मैं कहती हूँ कि वो उसकी सब स्पेसेस हैं, अगर मैं इसकी सब स्पेसेस की डायमेंशंस बनाना शुरू करूं, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे 3 से नीचे होल नंबर्स के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं, मुझे जस्ट उनको देखना है। हम कभी ऐसे तो नहीं कहते ना कि कोई ऐसा हमारे पास सब स्पेस है जिसकी डायमेंशन -3 है। डायमेंशन एक ऐसा डिजिट होता है, एक ऐसा नंबर है जो मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि डायमेंशन होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सर्टेन सेट। तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरे पास किसी वेक्टर स्पेस या किसी सब स्पेस के अंदर -3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो डायमेंशन जो नंबर होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब 3 से नीचे छोटे जितने भी नंबर हैं, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? हमें पता है कि 3 इज अ रियल नंबर, इंटीजर नहीं है, ये रियल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है जी? 3 से छोटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, क्योंकि 4.17 में हमने पढ़ा है कि डायमेंशन किसी सब स्पेस की इक्वल भी हो सकती है 3 के या n के, और ये उस वक्त होगा अगर आपकी सब स्पेस इटसेल्फ आपकी वेक्टर स्पेस के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसके सबसेट में 3 तरह की डायमेंशंस आ सकती हैं, इनफैक्ट 4 तरह की अगर मैं वेक्टर स्पेस को इंक्लूड कर दूं इफ W इज इक्वल टू V। वो कौन कौन सी होंगी? 0, 1, 2 और 3। अब ये जो केसेस हैं, ये जो यहाँ पर 4 केसेस हमने लिखे हैं, एक तो ये कि अगर मैं डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 0 ले लूँ, हमने एक मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको पढ़ लिया कि ये इसके सबसेट्स होंगे। अब थोड़ा सा इसको साथ ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी सब स्पेस है जिसकी डायमेंशन 0 है, ठीक है, मैं सब स्पेस को W का नाम देती हूँ, मैं कहती हूँ कि उसकी डायमेंशन 0 है, तो ज्योमेट्रिकली
किसी भी सब स्पेस की डायमेंशन 0 होने का मतलब ये होता है कि ज्योमेट्रिकली वो सेट, वो सबसेट, वो सब स्पेस एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सबसे पहले तो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट ज़रा समझने की कोशिश करें। आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का ऑलरेडी भी क्लियर है। डायमेंशन क्या चीज़ होती है? देखिए, अगर मैं रियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेती हूँ, आपके ख्याल से उसकी क्या डायमेंशन होती है? यस क्लास? मैम 1 होती है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ओरिजिन ले लेती हूँ, मैंने कहीं भी मूव नहीं किया, उसकी डायमेंशन क्या होगी? 0। यस। तो अगर आपके पास, आप कहते हो कि किसी चीज की डायमेंशन 0 है, एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट ने मूव ही नहीं किया, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? 0। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास डायमेंशन 1 आ जाती है, तो डायमेंशन 1 का मतलब ये है ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन। आप रियल लाइन ले लें, आप रियल लाइन पे कोई भी नंबर लेंगे तो आपके पास क्या होगा? दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास किसी भी सब स्पेस की डायमेंशन 2 आती है, तो वो प्लेन बन जाएगा थ्रू दी ओरिजिन। जैसे हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर उसकी डायमेंशन 3 आ जाएगी तो फिजिकली वो एक एंटायर स्पेस है। अच्छा, अब एंटायर स्पेस यहाँ पर स्पेस का तो मतलब आपको समझ आ गया होगा। एंटायर से शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज करें। एंटायर का मतलब सिर्फ ये है कि हम R3 चूंकि मैक्सिमम डायमेंशन 3 ले रहे हैं, तो हमने कह दिया कि अगर हमारे पास डायमेंशन ऑफ W3 आ गया, तो फिर W असल में V ही है, वेक्टर स्पेस के ही इक्वल है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि फिर तो ये एंटायर स्पेस R3 ही हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली या कुछ बुक्स के अंदर लिखा जाता है। अगर सब स्पेस की डायमेंशन 2 आ रही होगी तो वो साथ लिख देंगे, इट मींस दिस सब स्पेस इज अ प्लेन थ्रू द ओरिजिन 0, राइट। अच्छा, अब रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? लेट ए बी एन आर्बिट्ररी m क्रॉस n मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ले लें, कोई भी ऑर्डर उसका हो सकता है, ओवर अ फील्ड के द रोज ऑफ ए। आप कोई मैट्रिक्स लें, आप कहते हो उसकी m नंबर ऑफ रोज हैं, क्योंकि आपने कहा है इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं इसकी कोई भी एक रो लिखना चाहूंगी तो इन जनरल में उसको कैसे लिखूंगी। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स n हैं, तो R1 के कंपोनेंट्स भी n होने चाहिए। तो मैं सपोज करती हूँ कि R1 R2 Rm इस A मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज है। These rows may be viewed as vectors in Kn। अब बेसिकली तो ये वेक्टर्स है ना। जब मैंने आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास किसी भी वेक्टर में डायमेंशंस एक्सीड करती हैं, यानी हम एक पॉइंट से जब डायमेंशंस को एक्सीड करना शुरू करते हैं, हम R2 में आते हैं जहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस 2 हो जाती हैं, फिर R3 में 3 हो जाती हैं, तो दे आर देन कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो R1 R2 Rm है, क्या है? ये वेक्टर्स हैं Kn में। अब Kn क्या है? मैं k की जगह r पुट कर दूंगी तो rn हो जाएगा, k की जगह c पुट करूंगी तो cn हो जाएगा। तो हमने इन जनरल कर दिया कि हम स्पेसिफाई नहीं करते कि ये रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, व्हाटएवर है, हमने कह दिया ये k है। ठीक है, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट k with any number, you can substitute as r or c, hence they span a subspace of kn called the row space of a and denoted by, और इसकी जो नोटेशन होती है वो इसको इस तरह लिखते हैं, आर ओ डब्ल्यू फॉर रो, एस पी फॉर स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। आप अगर कोई मैट्रिक्स लें, उसकी जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, मैं कहती हूँ उसकी 4 रोज है, ये 4 रोज जिस भी वेक्टर स्पेस को स्पैन करेंगी, जिस भी वेक्टर स्पेस को जनरेट करेंगी, उस वेक्टर स्पेस को बोलते हैं रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब आप अगर इसको ए से अलग करके समझेंगे ना तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी। अब छोड़ दें कि ए क्या है, आप बस ये समझें कि ये m नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, R1 R2 Rm, ये वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर स्पेस में भी तो यही होता था ना, वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई जनरेटर सेट तो होता था, कोई सेट था जो उसको स्पैन करता था। मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर वो सेट R1 R2 Rm है, किसी ना किसी वेक्टर स्पेस को तो ये स्पैन करेंगे ना। तो जिस भी वेक्टर स्पेस को ये स्पैन करेंगे उसका नाम होगा रो स्पेस ऑफ ए। अब अगर मैं इसके साथ मैट्रिक्स को ज्वाइन कर दूं, तो रो स्पेस का बाकी स्पेसेस के साथ सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि यहाँ जो वेक्टर स्पैन कर रहे होते हैं वो किसी मैट्रिक्स ए की रोज होती हैं। सिंपल। अगर मैं इसको कह दूं कॉलम स्पेस, तो कॉलम स्पेस में क्या होगा? वही मैट्रिक्स ए रखें। अब फर्क सिर्फ ये है कि अब ए मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ बनने वाली जो वेक्टर स्पेस होती है उसको कहते हैं कॉलम स्पेस ऑफ ए। और उसको कैसे लिखा जाता है? COL फॉर कॉलम, SP फॉर स्पेस एंड मैट्रिक्स A।
राइट। तो फर्क सिर्फ ये है इस स्पेस में और वो वेक्टर स्पेस जो हम पहले पढ़ते आए हैं कि ये वो स्पेसिफिक रो स्पेस या कॉलम स्पेस है जहां जो हम वेक्टर्स लेते हैं वो किसी ना किसी मैट्रिक्स की या तो रोज होती हैं या उसके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारी रो स्पेस क्या है, कॉलम स्पेस क्या है। यहाँ पर एक और चीज आप ऐड कर लें, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि कॉलम स्पेस ऑफ ए हमेशा इक्वल होती है रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अभी आपके तो कंटेंट्स में इससे रेलेवेंट कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इंक्लूडेड ही नहीं है, लेकिन इस पे थोड़े हायर लेवल्स पे अगर आप जाएं तो इस पे बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं कि हमें कहा जाता है कि आप कॉलम स्पेस ऑफ ए कैलकुलेट करें, तो हमारे पास उसका एक सेकेंड वे भी होता है कि हम क्या करते हैं कि हम रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारे कॉलम स्पेस ऑफ ए की इक्वल होता है। समटाइम्स हमें कहा जाता है कि आप रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालें, तो उसको निकालने के लिए हम अल्टीमेटली इक्वेशन की आप कहने के वाइस वर्सा होता है। अगर कॉलम स्पेस ऑफ ए निकालना मुश्किल लग रहा हो तो रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर हमें रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना हो तो हम उसको कॉलम स्पेस ऑफ ए से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत फेमिलियर थ्योरम है, बस आपने इसको याद रखना है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में और रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बेसिस से रेलेवेंट जो मेन थ्योरी है वो हम पढ़ चुके हैं, अब थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। कुछ डिफरेंट ऐसे फिनोमिनाज हैं जहाँ पे हम जाके बेसिस को यूटिलाइज करेंगे। ये थ्योरम देखें, लेट s is equals to v1 v2 up to so on vn be a set of vectors in a vector space v and w is equal to span of s। जब भी ये लिखा हो ना w is equal to span of s, इसका मतलब ये होता है कि w एक ऐसा सेट है जिसको स्पैन करने वाले वेक्टर्स v1 v2 vn हैं, यानी w को स्पैन करने वाला सेट s है, देन सम सबसेट ऑफ s इज अ बेसिस फॉर w। देखिए, ये तो हमने इससे रेलेवेंट कुछ थ्योरी पहले भी अंडरस्टैंड की है। मैं आपको बता देती हूँ कि वो इस पूरे थ्योरम में क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास w एक ऐसा सेट है जिसको स्पैन करने वाले वेक्टर्स v1 v2 और vn हैं। वो ये कह रहा है अगर आप इस s का एक सबसेट ले लें, छोटा सबसेट ले लें जिसमें n नंबर ऑफ वेक्टर्स ना हो, n से कम हो। मैं कहती हूँ अगर n मेरे पास 7 नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, मैं इसका सबसेट लेती हूँ जिसमें 4 वेक्टर्स होंगे, तो वो इस थ्योरम में ये कहना चाह रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि फिर वो जो सबसेट है वो भी w की बेसिस बना सकता है। अच्छा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इतना अभी तक समझ चुका है, मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा कीनली लेक्चर्स को पढ़ा है ना, तो वो मुझे इस बात का आंसर कर सकते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे ज़रा लॉजिकली बताएंगे हो कैसे सकता है, सबसेट को बेसिस कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? डू यू हैव एनी आंसर? असल उसकी डायमेंशन तो v1 v2 से vn थी ना। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास पहले 7 नंबर ऑफ वेक्टर्स उसको स्पैन कर रहे थे, तो अब मैं कहती हूँ 4 भी कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है जी? एनी वन ऑफ यू? नो वन क्लास? ट्राई करें, बेशक गलत बता दें। बेटा आप लोग खुद बताएंगे या फिर मैं किसी से भी पूछ लूं? जी, अली असद। अली असद। यस मैम। जी बेटा, क्या समझ आ रही है आपको? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, कुछ बताएंगे? मैम नहीं पता इसका। अच्छा जी। अक्सा अशफाक। अक्सा, आर यू देयर? अहमद राफे।
अहमद राफे। बेटा ये जिस को मैं बुला रही हूँ ना, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये सब की मैं एब्सेंट लगाऊंगी। अली असद। जी मैम। जी अली बेटा, कुछ बताएंगे, कुछ समझ आई है? इसका नहीं आता है। कोशिश करें बेटा, गलत बता दे मैं समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। एनी वॉलंटियर जो समझ आती है बोल दे। मैम आप काइंडली क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें, 1 मिनट। बेटा मैंने ये पूछा है कि ये थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर किसी सेट वी की पहले पहले उसका स्पेनिंग सेट था v1 v2 से vn, अगर हम इस s का कोई सबसेट ले लें, मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि मैं कहती हूँ कि पहले ये जो s के नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं ये 7 थे, तब ये स्पेन कर रहा था w को। अब मैं इनको 4 कर देती हूँ, सबसेट बना लेती हूँ s का, तो थ्योरम कहता है कि वो फिर भी स्पेन कर सकेगा w को। तो हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि मैम हमने पढ़ा था कि फाइनाइट डायमेंशंस होनी चाहिए, तो फाइनाइट 0 से n तक भी हो सकती हैं, 0 से 4 तक भी हो सकती हैं, 0 से 7 तक भी हो सकती हैं। वो तो बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन पहले हम कह रहे हैं कि 7 नंबर ऑफ वेक्टर स्पैन कर रहे थे w को, तो जो काम 7 करेंगे क्या वो 4 भी कर सकेंगे? कैसे श्योरिटी दे सकते हैं हम? वो ये नहीं कह रहा कि आप 7 के सेट को 4 से बदल लें, वो कह रहा है इसी 7 का सबसेट लें 4 नंबर ऑफ वेक्टर्स का। नो आइडिया मैम, सॉरी। जी बेटा, बता दूं? यस मैम। यस मैम। यस एनीवन ऑफ यू क्लास? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है।
हेलो यस मैम। Yes, ma'am. कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। ओके, मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आ रही है बेटा? यस मैम, बेहतर है। अच्छा, कुछ इंटरनेट कनेक्शन का भी मसला है, उसकी वजह से भी शायद अगर मैं ऊंचा बोल भी रही हूँ तो मेरी आवाज़ शायद क्लियर ना हो। ठीक है, आप मुझे बताइएगा अगर मेरी आवाज़ में कहीं डिस्टॉर्शन हुई तो। ठीक है, ओके मैम। अच्छा मैं इसकी आपको रीज़न बताती हूँ। मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रही थी, देखिए इसकी बहुत सॉलिड सी रीज़न है। अभी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि बेसिस को एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, और मैं यही देखना चाह रही थी कि आप में से किस किस ने इस टॉपिक पे गौर किया है। देखिए, बेसिस को एक्सटेंड करने का मतलब क्या है? आपको याद होगा जो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमारे पास असल में हमें कहा जा रहा था कि इसकी डायमेंशंस 3 हैं और नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें 3 से लेस दिए गए। फिर हमने क्या किया, हमने बेसिस को एक्सटेंड करके वहीं पर ले गए जो उसकी एक्चुअल बेसिस हैं। ठीक है, तो वो मेथड माइंड में रखें कि अगर हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो बेसिस को एक्सटेंड कर सकती है, तो फिर ये थ्योरम उसी बेस पे बना है कि अगर आपके पास एक सेट है W, उसको स्पैन करने वाले एक्चुअल नंबर ऑफ वेक्टर्स n है, तो अगर आप n का कोई सबसेट भी ले लेंगे तो वो स्टिल उसको स्पैन करेगा। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही जी है। मैम आ रही है। जी ओके जी मैम आ ओके, रही है। जी जी, एक्चुअली मुझे लगा कि कहीं फिर से कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ओके, अच्छा अब ये जो बेसिस हैं जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, इसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है? ठीक है, और ये बेसिस किस टाइप की होंगी? द प्रोसीजर, जी जी, एनी प्रॉब्लम? स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे ख्याल से वो जब कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी तो तब प्रॉब्लम हो। चलो मैं दोबारा करती हूँ, आप मुझे बताइएगा। जी, नज़र आ रही है? यस मैम। ओके, अच्छा नाउ प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग अ बेसिस फॉर W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ S। अब हम वो प्रोसीजर करने जा रहे हैं जिसमें हम इस W की बेसिस को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे पिछले प्रॉब्लम से डिफरेंट कैसे होगा? क्योंकि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि बेसिस कैलकुलेट करने का मेथड तो हमने पहले भी किया है, लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? हमने पिछला लेक्चर पूरा किया ही बेसिस के बारे में था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क होगा। वो ये होगा कि आपको स्पैन ऑफ एस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको ये कंफर्म होगा, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में कि इस सेट W को स्पैन करने वाला सेट ये है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप इसकी बेसिस कैलकुलेट करें। इससे पहले क्या होता था कि आपने इंडिपेंडेंस भी खुद प्रूफ करनी थी और स्पैनिंग सेट की प्रॉपर्टी भी खुद प्रूफ करनी थी, दोनों आपने करनी थी। लेकिन यहाँ पर आप, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तो आपको खुद स्टेटमेंट देख के पिछले क्वेश्चन से इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो मेथड्स हैं जिसको कहते हैं लॉगरिथम 1 एंड लॉगरिथम 2। लॉगरिथम 1 में हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड रो स्पेस लॉगरिथम। इसके स्टेप्स बस देख लें और ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। स्टेप 1 ये है, फॉर्म द मैट्रिक्स M whose rows are given vectors। वेरी सिंपल, एक M मैट्रिक्स बनाएं जिसकी रोज में आपने जो गिवन वेक्टर्स रखने हैं वो आपको ये S के वेक्टर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, V1 V2 V3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स बनाएं स्टेप 1 के अंदर जिसकी रोज आपके ये वेक्टर्स होने चाहिए। स्टेप 2, रो रिड्यूस M टू द एचलन फॉर्म। M बना ली, उसकी एचलन फॉर्म बना ले। Step 3, output the non-zero rows of the echelon matrix। Very simple, जो आपने echelon फॉर्म बनाई होगी, आपके echelon फॉर्म में जितनी नॉन जीरो रोज बच जाती हैं आप उनको निकाल लें, यही आपका आंसर है। अब अगेन एनी स्टूडेंट जो इस प्रोसीजर के बाद मुझे इसकी लॉजिक समझा सके कि ये 3 स्टेप्स हमें कैसे बता रहे हैं कि एग्जैक्टली उस एचलन फॉर्म की नॉन जीरो रोज ही वो सेट होगा, कोई बता सकेगा? यस क्लास, थोड़ा सा यहाँ पर सोचें, क्योंकि देखें हमने ये नहीं करना कि हम मेथड्स करते जाएं, एक क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है और हम हर चीज़ का रट्टा लगाते जाएं। हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम यहाँ पर जो 3 स्टेप्स कर रहे हैं, हमारे ये 3 स्टेप्स हमारे पिछले क्वेश्चन पे जो हम स्टेप्स करके आए हैं जहाँ पर थ्रू आउट बेसिस कैलकुलेट करनी होती थी, जहाँ पे स्पैन ऑफ एस गिवन नहीं होता था,
उस प्रोसीजर में और इस प्रोसीजर में फर्क क्या है? एनी वन ऑफ यू? मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन मुझे ये देखना है ना कि आपको कितनी समझ आई है। जी यस क्लास। एनी वन ऑफ यू? आप इस पे सोचिए, मैं बस 1 मिनट में आपसे पूछती हूँ। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। यस क्लास। कुछ समझ आई? बिल्कुल खामोशी छा जाती है क्लास। किधर है आप लोग? ट्राई टू आंसर। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा इसका मतलब ये है कि आप लोग लेक्चर्स बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। अगर पढ़ रहे हैं तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं बेटा अपना। इसका कोई मुश्किल आंसर नहीं है, बहुत सिंपल सा आंसर है। जैसे लास्ट थ्योरम में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, यू आर अनएबल टू आंसर मी, और उसका आंसर क्या था? इट वॉज वेरी सिंपल। मैंने एक थ्योरम में आपको जवाब दे दिया कि हम बेसिस को एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि ये उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि इसको ये जो एस सेट है ये स्पैन कर रहा है। मुझे ये बताएं कि बेसिस के लिए कौन सी 2 कंडीशंस होती हैं? मैंने आपको बताया था, एक ये कंडीशन होती है कि जो सेट बेसिस बनाता है वो स्पैन करे उस सेट को। दूसरी बात ये कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस सेट में तमाम वेक्टर्स को जिसने स्पैन करना है या जिसने बेसिस बनानी है। अब अगर मुझे एक चीज़ दे दी जाए, मतलब ये क्वेश्चन तो उन क्वेश्चन से आपके लिए 50% आपकी एफर्टलेस कर दी गई है। आपको ये बता दिया गया है कि स्पैन कर रहे हैं, आपने सिर्फ एक बात प्रूफ करनी है, लीनियर इंडिपेंडेंस। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एचलन फॉर्म की नॉन जीरो रोज हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने रो स्पेस एलोगरिथम का मतलब ये होता है, इससे थोड़ा सा आप याद भी रख लें कि जब भी आप एलोगरिथम 1 यूज करेंगे तो इसको लो स्पेस एलोगरिथम इसलिए कहते हैं कि जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स एस में आपको दिए जाएंगे वो आपने एन की रोज में पुट करने हैं। आप एलोगरिथम 2 कीजिएगा, वहां पे हम कॉलम पे वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एम बनाना है। आपको जो गिवन वेक्टर्स दिए जाएंगे आपने उनको कॉलम्स में पुट करना है, और ये भी रट्टा नहीं मारना। मैं आपको इसकी लॉजिक भी बता देती हूँ कि कॉलम्स में क्यों पुट करना है। आप जब किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो, अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन कीजिएगा ना तो जरा उसको गौर से देखना और मेरी इस बात को याद रखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि इसकी क्या लॉजिक है कि आपने कॉलम्स भी रोज भी रखना है। देखिए, आप जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद जब आप उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो आप जरा गौर कीजिएगा कि आपके जो वेक्टर्स आपको गिवन होते हैं वो आपको रोज में ही अपीयर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं आप उनको m की रोज में लिखें। 3 वेक्टर्स हैं, 3 रोज बनेगी। एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब एचलन फॉर्म से वो वेक्टर्स निकाल लें जो कि नॉन जीरो हैं। तो मैंने भी आपसे क्या कहा है कि एचलन फॉर्म में सब वो नॉन जीरो रोज
जो कि ऑब्वियसली वहाँ पर एचएन फॉर्म के बाद हमने एक रो ऑपरेशंस के बाद एचएन फॉर्म बनाई और हमें वो नॉन जीरो वेक्टर्स मिले, आप उनको अलग कर लें तो ये वही वेक्टर्स हैं जो बेसिस बनाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपकी जो एचएन फॉर्म होती है उसकी हर नॉन जीरो रो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है। ठीक है, एलोग्रिथम 2 देखिए, इसको कहते हैं कास्टिंग आउट एलोग्रिथम। स्टेप 1 क्या करना है आपने इस केस में? फॉर्म द मैट्रिक्स M whose columns are the given vectors। इन दोनों एलोग्रिथम्स में मेन फर्क क्या है कि आप एलोग्रिथम 1 में क्या करते हो, रोज में वेक्टर्स को रखते हो, यहाँ अपने कॉलम्स पे रखना है। स्टेप 2 में क्या करना है? एचएन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ये दोनों मेथड्स का सेम है। स्टेप 3 में क्या करना है? फॉर ईच कॉलम इन द एचएन मैट्रिक्स, मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स की बात नहीं करी, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, मैं कह रही हूँ ईच कॉलम इन द एचएन मैट्रिक्स विदाउट अ पिवट। वो कॉलम जिसमें पिवट नहीं है, कुछ याद करें, वो कॉलम जिसमें पिवट नहीं होता था, उस कॉलम के बारे में क्या कहा जाता था कि यहाँ फ्री वेरिएबल होगा। अब एचएन फॉर्म बनाने के बाद उसका वो कॉलम सॉर्ट आउट करें जिसमें पिवट नहीं है। डिलीट और कास्ट आउट द वेक्टर फ्रॉम द लिस्ट S ऑफ गिवन वेक्टर्स। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल मेरा दूसरा कॉलम है, उसमें मुझे पिवट नजर नहीं आया, तो दूसरा कॉलम किसका था? U2 का। मैं कहती हूँ मेरे S सेट में U1, U2, U3 तीन वेक्टर्स हैं, मेरा दूसरा कॉलम क्या है? U2। तो मैं क्या करूंगी? मैं U2 को S सेट में से कास्ट आउट कर दूंगी और बाकी मैं रख लूंगी। इसी तरह हर वो कॉलम जिसमें मुझे नजर आएगा मुझे पिवट नहीं मिल रहा, मैं उसको कास्ट आउट कर दूंगी। स्टेप 4, output the remaining vectors in S which correspond to columns with pivots। जिनमें पिवट थे उनको रख लें, जिनमें नहीं थे उनको निकाल दें। ठीक है, तो आप स्टेप 4 ना भी लिखें तो स्टेप 3 का यही मतलब है कि जब कास्ट आउट कर दिए तो बाकी वही रह जाएंगे ना जिनमें पिवट है। अब देखिए इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले एलोग्रिथम 1 को स्टडी करते हैं। अब आपको अभी देखिए, जब तक हम थ्योरी कर रहे होते हैं ना तो हमें चीज़ें वैसी थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम थ्योरी को स्किप करके सिर्फ हम मैथमेटिक्स पे आ जाएं। हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको अपनी थ्योरी से रिलेट करके समझना होता है। बहुत सारी चीज़ें हम मैथमेटिकल वर्क में ऐसी कर रहे होते हैं जिसका बैकग्राउंड अगर हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि हमने लर्न क्या किया है। बहुत सारे बैकग्राउंड में आपके पास क्वेश्चंस के साथ ऐसे ऐसे थ्योरम्स होते हैं जिनको आप अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इस वजह से थ्योरी पहले देते हैं, डेफिनेशन देते हैं, फिर हम मैथमेटिक्स पे आते हैं। लेकिन वही बात है कि मैथमेटिक्स से हमें समझ ज़्यादा अच्छी आती है। अब आप जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा बल्कि इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए S में 5 नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, ये 5 वेक्टर्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। मैंने आपको बताया था कि ये वो टेक्निक है या ये वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें स्पैन ऑफ W आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। 50% काम आपको करके दिया जाएगा, 50% आपने करना है। बेसिस कैलकुलेट करनी है, स्पैन दे दिया गया है कि ये 5 वेक्टर जो स्पैन करते हैं, आपके करने का काम रह गया सिर्फ 50% कि आप ये बता दें कि इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो जो इंडिपेंडेंट होंगे उनको रख लेंगे, जो नहीं होंगे उनको निकाल देंगे। जो इंडिपेंडेंट होंगे वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। स्पैन तो पहले ही कर रहे थे जो क्वेश्चन ने बता दिया, इंडिपेंडेंस हमने शो कर दी, दोनों कंडीशन वेरीफाई होगी तो बेसिस बन गई। ठीक है, तो अब क्या करना है जरा याद करें। 3 स्टेप्स हमने किए थे एलोग्रिथम 1 में। सबसे पहले क्या किया था? M मैट्रिक्स बनाए जिसकी रोज आपके S के वेक्टर्स हो। पहली रो V1 है, दूसरी रो V2 है, तीसरी रो V3, देन V4 एंड V5। स्टेप 2 याद करें, एचएन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें ये तो मैट्रिक्स इतनी आइडियल है कि आपके पास आखिरी तीनों की तीनों रो जीरो हो गई हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टेप 3 को याद करें। एलोग्रिथम 1 के अंदर हमने क्या किया था? स्टेप 3 हमने ये कहा था कि हमारी एचएन फॉर्म के अंदर जो नॉन जीरो रोज होंगी वो रख लेंगे, जो जीरो होंगी उनको निकाल देंगे, और जो जीरो है उनको इसलिए निकाल देंगे कि वो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। तो आप देखिए आपकी पहली रो है 104/3 -1, इसको हमने U1 कह के रख लिया, ये हमारी पहली बेस हो गई। दूसरा वेक्टर है 01 -5/3 1, इसको रख लिया। बाकी जो रह गए 3 हमारे पास जीरो रोज, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। कभी भी जीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये हमने अपने थ्योरम से पढ़ लिया है। तो ये आपने 2 रख ली, U1 U2, ये है आपकी बेसिस।
यानी टोटल 4 दी जा रही थी, सॉरी 5 वेक्टर थे, स्पैन ये सारे कर रहे थे, लेकिन ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं थे। हमने इस एल्गोरिथम 1 में क्या किया कि इन 5 वेक्टर्स में से वो वेक्टर निकाल लिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब ये U1 और U2 किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये स्पैन भी करते हैं W को और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये बेसिस बना लेंगे, राइट। अच्छा, अब आ जाए जी एल्गोरिथम 2 पे, कास्टिंग आउट एल्गोरिथम। स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी होगी, ठीक है, कि वही आपको 5 वेक्टर्स गिवन है, सिर्फ फर्क ये है कि हम सेम प्रॉब्लम को अपने सेकंड एल्गोरिथम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 5 वेक्टर्स गिवन है और एल्गोरिथम 2 में हमारा जो स्टेप 1 था वो क्या था, फर्क है एल्गोरिथम 1 से सिर्फ ये कि हमने यहाँ पे कॉलम्स में रखना है, ठीक है जी। हमारा पहला वेक्टर हमारी m का पहला कॉलम बन गया, दूसरा वेक्टर दूसरा कॉलम बन गया, अप टू सो ऑन द फिफ्थ कॉलम इज द v5, राइट। आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर ले, 9 3 7 -6 9 3 7 -6। अच्छा, अब याद करें एल्गोरिथम 2 कास्टिंग आउट एल्गोरिथम की सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, बिल्कुल हमारे पहले मेथड की तरह है कि हम इसकी एचएन फॉर्म बना लेते हैं। एचएन फॉर्म हमने बना ली, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी एचएन फॉर्म आपके जो लास्ट मेथड था, जो हमारी पहली अटेम्प्ट थी इस एग्जांपल की, उससे डिफरेंट होगी क्योंकि वहाँ पे रोज थी, यहाँ पे कॉलम्स है, ठीक। तो ये आपकी एचएन मैट्रिक्स बन गई। अब हमने देखना है कि इसके वो कौन से कॉलम्स हैं जिसमें पिवट है। पहला कॉलम देखिए, पहले कॉलम में पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा याद करवा दूं पिवट क्या है, क्योंकि आप यकीनन भूल चुके होंगे। पिवट हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री होती है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने पिवट्स को फाइंड आउट करना होता है उनको साइड पे लिख लिया करें, क्योंकि पिवट को फाइंड आउट करना और पिवट को यूज करना ये दोनों एंटायरली डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। पिवट को सॉर्ट आउट करने का तरीका रो से होता है और पिवट से रिलेटेड कॉलम को स्पेसिफाई करने का मेथड कॉलम से आता है। देखें, ये जो बात मैंने भी की है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पिवट देखने का तरीका ये है कि हर रो का पहला नॉन जीरो मेंबर पिवट होता है। पहली रो का पहला नॉन जीरो मेंबर 1 है, आपकी मैट्रिक्स एम का पहला पिवट साइड पे लिख के रख ले, वो 1 है। दूसरी रो का पहला नॉन जीरो मेंबर भी 1 है, ये आपका दूसरा पिवट है, इसको भी लिख लें। तीसरी रो का कोई पहला नॉन जीरो मेंबर नहीं है क्योंकि वो सारे जीरो हैं, और चौथी रो में भी ऐसा ही हो रहा है, आपके 2 पिवट है। स्पेसिफिकेशन के लिए मैं रो देख रही थी, यूज करूंगी तो कॉलम पे बात करूंगी। कैसे? मैंने ये कहा कि मेरा वो कॉलम जिसमें पिवट है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। अब जब आपने साइड पे पिवट रखे हुए होंगे, जरूरी नहीं होता ना कि हमेशा 1 ही पिवट हो, कोई और नॉन 1 के अलावा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एचएन फॉर्म की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप पहली नॉन जीरो एंट्री को 1 नहीं भी करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एचएन फॉर्म पे, 1 करना रिड्यूस एचएन में जरूरी होता है, ठीक है। तो अब आपने साइड पे पिवट लिख के रखे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके वो पिवट कौन कौन से थे, वो किस किस कॉलम में आ रहे हैं, पहले कॉलम में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा है, तीसरे चौथे पांचवें कॉलम में कहीं पर कोई पिवट नहीं है। तो कास्टिंग आउट एल्गोरिथम में हमने क्या पढ़ा था स्टेप 3 के अंदर, कि जिन कॉलम्स के अंदर पिवट नहीं आ रहे, जो कि कॉलम 3 4 एंड 5 हैं, आप उनको कास्ट आउट कर दें। तो मैंने किन किन को कास्ट आउट करना है, U3 U4 U5 को, बाकी कौन से रह गए, U1 एंड U2, ठीक है। अच्छा, एक दफा जरा इस डेफिनेशन को दोबारा देखें, रट्टा नहीं मारना हमने, ठीक है। इस डेफिनेशन को अगर आप देखें, हमने जो कास्टिंग आउट एल्गोरिथम पढ़ा था ताकि आपको एल्गोरिथम 1 और 2 में जो फर्क है वो सही से समझ आ जाए। कास्टिंग आउट की डेफिनेशन हमने कहाँ पर देखी थी, ये देखिए, हमने पढ़ा था फॉर ईच कॉलम इन द एचेलन मैट्रिक्स विदाउट अ पिवट। आपकी एचेलन फॉर्म के अंदर वो कॉलम जिसमें पिवट नहीं है, डिलीट और कास्ट आउट द वेक्टर फ्रॉम द लिस्ट एस ऑफ द गिवन वेक्टर्स। मैं यही काम कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए इनको मिक्सअप नहीं करना। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आपके V3 V4 V5, इनको V कहें या U कहें, मैं U कह रही थी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये 3 वेक्टर्स आपके पिवट्स के बगैर हैं, इनको कास्ट आउट कर दें, बाकी रह गए 2 V1 एंड V2। ये आपके वो 2 वेक्टर्स हैं जो आपके पूरे सेट S में से बेसिस होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। सो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हमें जो S सेट दिया जा रहा था
उसमें से एक्चुअली बेसिस को बनाने वाले सिर्फ 2 वेक्टर्स थे, वो थे v1 एंड v2, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर से आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये रो स्पेस कॉलम स्पेस एक बहुत सिंपल सा टॉपिक था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी इस क्लास किसी स्टूडेंट को, अभी हमने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स पढ़े हैं, लॉगरिथम 1 और लॉगरिथम 2। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई इशू है, यू कैन आस्क नाउ। यस क्लास। नो मैम। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे जस्ट आप कंफर्म कीजिएगा इफ दिस इज विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ जी, यस यस मैम, क्लास। श्योर। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अब है जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, इसको लीनियर मैपिंग्स भी कहते हैं। मैपिंग क्या होती है, आप सब लोग फेमिलियर होंगे, आपने फंक्शंस पढ़ा है, एफ सच दैट ए टू बी। ये बेसिकली क्या होता है, आप स्लाइड पे देख सकते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, इसको फंक्शन भी कहते हैं, इसको मैपिंग भी कहते हैं, मैप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ए के एलिमेंट्स को बी पर मैप कर रहा होता है। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से ये सब बातें तो बहुत अरसे से पढ़ते आए हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि नाम लिखा हुआ है मैपिंग्स, यानी हम फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी फंक्शन की नो हाउ होनी चाहिए। हम रिवाइज कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। लेट ए एंड बी बी आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट, सपोज टू ईच एलिमेंट इन ए बिलोंग्स टू ए। डोमेन क्या, कोई भी एलिमेंट आप ए ले लें, देयर इज असाइंड अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। मैं एक कोई भी एलिमेंट ए में से लेती हूँ, ठीक है, और उस ए के लिए मेरे पास बी में कोई इमेज मौजूद है। द कलेक्शन एफ ऑफ सच असाइनमेंट्स इज कॉल्ड अ मैपिंग और मैप फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम डिफाइन इसको यहाँ पर ये कर रहे हैं कि मैपिंग होती क्या है, कि हम जिसको हम डोमेन कहते हैं, बी को हम रेंज कहते हैं, या फिर हम ए को इनपुट कहते हैं, बी को आउटपुट कहते हैं। ए में से हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, एफ उस पर मैप होता है, और जो एफ ऑफ ए बन जाता है मैपिंग के बाद, वो बी में चला जाता है, जिसको हम रेंज कहते हैं। तो ये हम बेसिकली मैप को डिफाइन कर रहे हैं कि मैप का रोल क्या होता है, फंक्शन का रोल क्या होता है, वो कर क्या रहा होता है। ठीक है, दिस सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द मैपिंग, बी इज कॉल्ड द टारगेट सेट भी कहते हैं इसको रेंज भी कहते हैं, इससे आने वाले वेक्टर्स को आउटपुट भी कहते हैं। We write f of a read f of a for the unique element of b as और that f assigns to a belongs to a। मैं आपको सब डिफाइन कर चुकी हूँ कि f of a के बारे में हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि f ने a के एक एलिमेंट को f of a असाइन किया है। f of a क्या है, जब हम इसको a के बजाय f of a लिख देते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली द इमेज ऑफ a, राइट। One may also view a mapping f such that a to b as a computer that for each input value a belongs to a produces a unique output f of a belongs to b। तो हम input output यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हम डोमेन और रेंज कहने के। ठीक है, हम इनपुट डालते हैं a से, फंक्शन उस पर प्रोसीजर करता है और फिर वो उसका आउटपुट हमें f of a दे देता है। रिमार्क देख लें, द टर्म फंक्शन इज यूज्ड with the word mapping, although some text reverse the word function for a real valued or complex valued mapping etc। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम फंक्शन भी यूज़ करते हैं, वर्ड मैपिंग यूज़ करते हैं। एक बात याद रखिएगा, रियल वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस का मतलब क्या होता है। रियल वैल्यूड का मतलब ये होता है वो फंक्शन जिसकी रेंज हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो आउटपुट आएगा, मेरी रेंज, मेरे बी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका रियल होना ज़रूरी है। डोमेन से मुझे कंसर्न नहीं है, डोमेन रियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसे फंक्शन को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। इसी तरह यही कंडीशन मैं इंप्लीमेंट कर दूं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड के लिए। मैं कहूं कि मेरी रेंज को कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होना चाहिए, तमाम एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, तो उस फंक्शन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस पढ़ा है। कैलकुलस का कोर्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हम सपोज ये कर रहे होते हैं, हम अपने कोर्स के स्टार्ट में ये कहते हैं कि हम जितने फंक्शंस कंसिडर करने जा रहे हैं, हम ये सपोज करेंगे कि वो रियल वैल्यूड होंगे। आपको मैं कैलकुलस के कोर्स में एक इक्वेशन दूं, चाहे वो क्वाड्रेटिक है या उसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 है, आप उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हो, पावर 2 होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, 3 होगी तो आप सिंथेटिक वाला प्रोसीजर आप स्टार्ट कर देंगे, तो आप उसके रूट्स निकालते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हम जो ही उसमें कोई आर्बिट्ररी रूट आता था, इमेजिनरी नंबर आता था, हम डिस्कार्ड कर देते थे। क्यों करते थे, कभी सोचा आपने?
आपके असल में डिपार्टमेंट में आज से कुछ साल पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स ऑफर होता था, वो अब नहीं ऑफर होता, उसकी उसकी जगह ले ली है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस ने। आपके ज़ाहिर आपके प्रोग्राम के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से कोर्सेज को डिज़ाइन किया जाता है। तो आपके लिए चूँकि ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस थी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो फिर उनको समझ आती है कि कैलकुलस के कोर्स में और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कोर्स में बेसिकली फ़र्क ये होता है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम फ्रीडम दे देते हैं कि हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस भी पढ़ने हैं और कॉम्प्लेक्स भी पढ़ने हैं, लेकिन कैलकुलस में हमारी रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को नहीं पढ़ना, हमने डिस्कार्ड करना है, हमने सिर्फ रियल सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट करना है। अभी आप एलए के कोर्स में जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर है, उस लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। वहाँ आपको ये बात मैं दोबारा रिपीट करूँगी और आप भी देखिएगा कि हम जब आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास हमारी आइगन वैल्यूज रियल भी आ सकती हैं, इमेजिनरी भी आ सकती हैं। इसी तरह से जैसे हम कैलकुलस में मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स जब फाइंड आउट करते हो ना, तो वो रूट्स रियल भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं। अब जब हम लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ते हैं, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स पढ़ते हैं और हमारे पास किसी प्रॉब्लम में, किसी फिनोमेना के अंदर हमारा इमेजिनरी नंबर अपीयर होता है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन यही फिनोमेना जब हम पढ़े होते हैं कैलकुलस के अंदर, तो हमने वहाँ ये इम्प्लीमेंटेशन रखी होती है कि हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को या इमेजिनरी नंबर्स को नहीं लेना। उसकी वजह ये होती है कि हम ये कहते हैं वी आर ओनली कंसिडरिंग द रियल वैल्यूड फंक्शन, और रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे तमाम आंसर्स, हमारी तमाम आउटपुट्स, हमारी रेंज रियल होनी चाहिए। नो इमेजिनरी नंबर इज एक्सेप्टेबल एज एन आउटपुट इन आवर रेंज। ठीक है, ओके। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या, डेफिनेशन देखें। आपके पास सबसे पहले तो ये माइंड में रख लें कि ये एक फंक्शन होता है, इसको मैं कैपिटल एफ कहती हूँ, सच दैट वी टू यू। जाहिर है एक फंक्शन है, मुझे डोमेन भी डिफाइन करनी पड़ेगी, रेंज भी, इसके बगैर ये फंक्शन तो नहीं बनेगा, राइट। अब पिछली स्लाइड पे हमने एक ऑर्डिनरी फंक्शन पढ़ा, यहाँ हम उसको कह रहे हैं एफ सच दैट वी टू यू। सवाल ये है कि एक ऑर्डिनरी मैपिंग या फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बन जाती है। तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए पिछली स्लाइड पे जो फंक्शन था एफ सच दैट ए टू बी से डिफरेंट होना पड़ेगा। ये हमारा वो आर्बिट्रेरी फंक्शन है जो हम अर्लियर लेवल से करते आए हैं। अब हम एक थोड़े हायर लेवल पे आ चुके हैं, हमने इस फंक्शन को मॉडिफाई कर देना है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए। अगर हमारा पिछली स्लाइड वाला फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इन दो कंडीशंस प्लस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कि डोमेन और रेंज दोनों वेक्टर स्पेसेस होंगी, तो फिर हमारा वो ऑर्डिनरी फंक्शन ए से बी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो ऑर्डिनरी फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए कौन से 3 एक्सियम सेटिस्फाई करने चाहिए? सबसे पहली चीज, 3 नहीं बल्कि मैं 4 कहूंगी। कौन से 4? पहली कंडीशन ये कि डोमेन और रेंज दोनों वेक्टर स्पेसेस होंगी, कोई ऑर्डिनरी सेट्स नहीं है ये। V and U both should be vector spaces over the same field F। V की फील्ड U से डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर V सेट ऑफ रियल नंबर्स की वजह से वेक्टर स्पेस बनना है, तो U ने भी रियल नंबर्स की वजह से ही बनना है। ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेट में अगर मैं कहती हूँ कि F एक ऐसी मैपिंग है जिसको मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने जा रही हूँ, अगर मैं V का एक वेक्टर 0 ले लूँ, ये कंडीशन यहाँ नहीं लिखी गई क्लास, बुक्स के अंदर भी आप देखेंगे कि ये आपको बहुत कम कहीं पे नजर आएगी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये कंडीशन ऑलरेडी प्रूव्ड है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंडीशन इस F कैपिटल F को प्रूव करनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है? जैसे सब स्पेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि जीरो वेक्टर को सब स्पेस का हिस्सा होना चाहिए। अगर जीरो वेक्टर किसी सब स्पेस में नहीं है तो वो सेट सब स्पेस बन ही नहीं सकता। ठीक है, आपके पास F सेट है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनेगा? इसकी पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं V डोमेन का एक वेक्टर 0 लेती हूँ, F को उस पर अप्लाई करती हूँ, तो रेंज में भी मेरे पास उसका इमेज 0 ही आना चाहिए, जिसको लिखा जाता है F ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ मैंने मेंशन किया है, इसको देख लें। बुक्स के अंदर आपको ये डेफिनेशंस के अंदर एज इट इज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम समझते हैं कि ये हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, हमने सब स्पेस पढ़ा,
हमने स्टार्ट किया था ग्रुप थ्योरी से, फिर हमने ग्रुप थ्योरी के बाद हम रिंग थ्योरी पे आए, फिर हम फील्ड्स पे आए, फिर हमने एलए का इतना कोर्स पढ़ लिया तो हम समझते हैं कि ये बात अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली पहली कंडीशन है। उसके बाद दूसरी कंडीशन जिसको मैंने 1 कहा है, इसको अगर आप 0 वाली कंडीशन को साथ आप ज्वाइन करते हैं तो फिर ये दूसरी कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं v में से 2 वेक्टर्स v और w को लेकर ऐड कर देती हूँ और फिर मैं उसके ऊपर f यानी फंक्शन को अप्लाई करती हूँ, मैपिंग को अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास f को v और w पे अलग अलग अप्लाई होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि मैं स्केलर k ले लेती हूँ फील्ड में से, वेक्टर ले लेती हूँ डोमेन में से, उस पे मैं फंक्शन को अप्लाई करती हूँ k इंटू वी पे, स्केलर मल्टीपल ऑफ v पे, दैट इज k इंटू वी, वेक्टर को मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उस पर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। तो होना क्या चाहिए कि इस फंक्शन को स्केलर पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए, स्केलर शुड कम आउट and then f should be applicable on v vector only, and this vector v comes from our domain which is actually a vector space. इन दो एक्सियम्स को जो यहाँ पर 1 और 2 के नाम से लिखे हुए हैं, इसको आप एक एक्सियम में श्रिंक भी कर सकते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही जैसे सब स्पेस के टॉपिक में हमने 2 कंडीशंस को एक में श्रिंक कर दिया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, ये दोनों अलग अलग डिफाइन कर दें, प्रूफ कर दें, आपकी मर्जी, आप ये कर दें। ये एक क्या है कि f ऑफ ए वी प्लस बी डब्ल्यू, यानी देखें दोनों एक्सियम एक में जब श्रिंक होते हैं तो काम हम दोनों का कर रहे होते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई जब करते हैं, हम बी को डब्ल्यू से करते हैं, तो सेकंड एक्सियम सेटिस्फाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। फिर उन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आंसर क्या आना चाहिए, f ऑफ ए वी प्लस f ऑफ बी डब्ल्यू शुड बी इक्वल्स टू a टाइम्स, स्केलर बाहर निकल जाएगा, f ऑफ b प्लस b टाइम्स f ऑफ w के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो थी डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन सिर्फ आपके दो वेक्टर्स के लिए नहीं है कि मैंने v और w लिख लिया, आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स अपनी डोमेन से ले लें, आपकी ये कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ओके, ये वही डेफिनेशन बेसिकली लिखी हुई है, f of a v plus b w is equals to a f of b plus b f of w, and this is a linear mapping f such that v to q is completely characterized by this condition। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम लिखा था, ये वही कंडीशन आप देख लें, ये कंडीशन दोबारा लिखी हुई है। ठीक है, इसमें कुछ भी कोई नई बात नहीं है। Remark 2 is the term linear transformation rather than linear mapping is frequently used for linear mappings। Usually books के अंदर आप देखेंगे कि हम linear transformation के वर्ड को प्रेफर करेंगे स्पेसिफिकली जहाँ पे हमारे पास f such that Rn to Rm लिखा होगा। ठीक है, ये Rn to Rm, इससे बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होना, ये हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं। Rn है मतलब इसका मतलब ये है कि Rn में n कोई और डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, m कोई और डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यूजली यहाँ पर Rn का मतलब ये होता है कि हम किसी भी सेट के या तो रोज या कॉलम कंसिडर कर रहे होते हैं, इसलिए Rm को लेते हैं। ये थोड़ी सी आप कहने वेक्टर स्पेसेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आप करेंगे उसमें अगर इस तरह की आपको मैपिंग दी भी जाती है तो फर्दर आपको वेक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, सो आपको इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहरहाल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड हम ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करेंगे। एग्जाम्पल देख लें कि हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। सब स्पेस का क्वेश्चन अपने माइंड में रखें और ये क्वेश्चन पढ़ें, इनको समझने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब स्पेस का क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने लगे तो उसको बड़ा गौर से करें कि इसमें कौन से एलिमेंट्स को आना अलाउ है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी होगा। मुझे कहा जा रहा है कि f सच दैट R3 to R3, ये मैं आपसे बात करी थी, ये Rn से Rm जो लिखा हुआ है ना, ये R3 से R3, इसका कोई ऐसे कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि ये 3 3 सेम हो, n और m को डिफरेंट रखने का मतलब ये है कि डिफरेंट हो सकते हैं, ये 3 और ये 4 भी हो सकते हैं, ये 4 और ये 3 भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Be the projection mapping into the x plane, xy plane, that is f is the mapping defined by। अच्छा देखिए, अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं, मैं आपसे कहूँ ये फंक्शन मुझे अप्लाई करके दिखाएं, आप उस वक्त तक नहीं अप्लाई कर सकेंगे जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं कि फंक्शन अप्लाई कैसे करना है। जैसे हम ग्राफ्स बनाते हैं ना, ठीक है, और ग्राफ्स मैंने फॉर एग्जांपल बनाना है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मैंने डोमेन से x को लेके 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करना है तो रेंज का एलिमेंट y आएगा, तब तक मैं ग्राफ नहीं बना सकती। ठीक है, तो जब तक मुझे वे आउट नहीं बताया जाएगा कि ये मैपिंग f डोमेन के किसी एलिमेंट पे अप्लाई कैसे होती है जिसकी वजह से रेंज का एलिमेंट आता है, तो मेरे लिए ये फंक्शन यूजलेस है। तो हर क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा
कि जब आपके R3 के किसी वेक्टर XYZ पर F अप्लाई होगा तो अप्लाई होने के बाद आपका एलिमेंट कैसा आना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने अपनी रेंज के एलिमेंट्स को कैसे जनरेट करना है। क्या करेंगे आप, एलिमेंट वही रहेगा, बस आपने उसकी थर्ड डायमेंशन को 0 कर देना है। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन वेरी करेंगे, आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में कहीं वो ये कहेगा कि F को अप्लाई करने के बाद X में 1 को ऐड कर दें, कहीं कहेगा आखिर दोनों को 0 कर दें, कहीं कहेगा X स्क्वायर Y स्क्वायर कर दें, Z स्क्वायर कर दें, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आप अपनी SM यूसुफ की बुक देखें, शाम सीरीज की बुक देखें, वहां पर आपको बहुत अच्छी एग्जांपल्स मिलेंगी और वहां पे आपको वैरायटी देख के समझ आएगी कि वो हर प्रॉब्लम में F ऑफ XYZ को बदलता जाएगा, चेंज करके आपको दिया जाएगा कि अच्छा जी अब ये सिचुएशन है, अब बताएं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। ठीक है, तो आपके करने का काम क्या है, अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। पहला एग्जाम जो हमने शो करना है, देखिए सबसे पहला एग्जाम यहाँ पर प्रूव्ड नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपने वो जरूर प्रूव करना है, वो है f of 0 is equals to 0। कैसे प्रूव करेंगे, R3 जो आपकी डोमेन है इसका 0 वेक्टर लें, वो क्या होगा 0 0 0, उस पे f को अप्लाई करें। आंसर क्या आएगा, आंसर कहता है कि पहली दो डायमेंशन तो वैसे ही रहेंगी 0 0, XY वही मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया 0 0, और Z 0 ही रहेगा। यानी आपने Z को तो पहले ही मैपिंग में डिफाइन कर दिया कि 0 कर देना है, और मेरे 0 वेक्टर का XY तो पहले ही 0 है। तो जब मैंने 0 0 0 वेक्टर पर F को मैप किया तो मेरा आंसर आएगा अगेन 0 0 0 0 वेक्टर। तो मेरा 0 वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये भी आगे आपके पास एक प्रॉब्लम आएगा भी, चले इसको मैं पहले बता देती हूँ। इस प्रॉब्लम में देखें क्लास, g ऑफ एक्स वाई एक ऐसी मैपिंग है जो यहाँ पर आपकी जो मैपिंग्स है वो R2 से R2 में है। ठीक है, ये R2 पे मैं इसकी फोकस कर रही हूँ। R2 का मतलब है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये देखिए यहाँ पर आपका वेक्टर जो है वो यूँ लिखा जाएगा एक्स वाई, 2 डायमेंशन होंगी। पिछला प्रॉब्लम देखें, R3 का मतलब है 3 डायमेंशन होंगी, एक्स वाई जी, राइट। तो जब भी आर्बिट्रेरी वेक्टर चूज करें तो डायमेंशन पे गौर किया करें। R2 है तो आपने जो वेक्टर लेना है वो आपने एक्स वाई लेना है, एक्स वाई जी नहीं लेना, राइट। ये प्रॉब्लम कहता है कि g ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि जब आप डोमेन के किसी एलिमेंट पे अपनी मैपिंग g को अप्लाई करते हैं तो करना क्या है कि पहले डायमेंशन में भी 1 को ऐड कर देना है, दूसरे में भी 2 को ऐड कर देना है। अच्छा, अब जरा इस पे पहली कंडीशन इंप्लीमेंट करें। मैंने प्रूव ये करना है कि g जब 0 पे अप्लाई हो तो रेंज कभी 0 आना चाहिए। जब मैं यहाँ पर x और y को 0 लूंगी, 0 0 वेक्टर, तो मुझे करना क्या है कि 0 में 1 को ऐड करना है, फिर 0 में 2 को ऐड करना है। तो वो 0 0 तो नहीं आएगा ना, वो तो 1 2 आ जाएगा, एंड 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, अनलेस कि मैं आपको क्वेश्चन में ये ना कहूँ कि आप मुझे वो कंडीशंस भी प्रूव करके बताएं जो कि फेल हो रही है। अगर सिर्फ ये बात पूछी गई आपसे कि बताएं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, तो आपकी अटेम्प्ट यहाँ खत्म हो गई। अगर आपका f ऑफ 0 g ऑफ 0 0 प्रूव ही नहीं कर रहा तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन सकती। तो ये आपको पहले करवाने का पर्पस ये था कि आपको ये समझ आ जाए कि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें f ऑफ 0 0 के इक्वल नहीं भी हो सकता, हमेशा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका ये पार्ट देखें। ये पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि आपने थर्ड डायमेंशन को 0 करना है, पहली दो को वैसे रहने दें। अब इसको अगर मैं 0 0 0 पे अप्लाई करूंगी तो यहाँ मेरे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर मैं आगे जी सेकेंड एग्जाम के ऊपर, सेकेंड एग्जाम मुझे क्या कहता है कि 2 एलिमेंट्स मैंने डोमेन में से लेकर उनको ऐड करना है, फिर उस पर फंक्शन अप्लाई करना है। तो मेरे जो 2 एलिमेंट्स हैं मैं सपोज करती हूँ, एक मैंने ले लिया v जिसको मैंने ABC कह दिया, एक मैंने ले लिया w, इसको डिफरेंट करने के लिए कह देते हैं a डैश b डैश c डैश, डैशेस अच्छी नहीं लग रही तो आप कर लें a1 b1 c1, आपकी मर्जी है जो भी रखें। ठीक है, तो आपको ये बात पहले से पता है, मैथमेटिक्स में आप सब स्पेसिस क्वेश्चन करते आए हो, वेक्टर स्पेसिस से क्वेश्चन करते आए हो कि सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर f को उस पर अप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि पहले अलजेब्राइक साइन को तो आप सिंप्लीफाई करें ना, ऐड करें पहले। तो आप जब 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आप इस तरह से ऐड करते हैं। अब f को अप्लाई कर दें। f कहता है कि पहली डायमेंशन जैसी है वैसी ही रहेगी, a प्लस 8 प्राइम वैसा ही रहेगा, y वैसा ही रहेगा, b प्लस b प्राइम। फर्क क्या होगा कि आपका c प्लस c प्राइम वैसा नहीं रहना चाहिए बल्कि वो 0 से रिप्लेस हो जाना चाहिए। अब मुझे इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि मैं इस रिजल्ट तक पहुंच जाऊं कि f ऑफ v प्लस f ऑफ w मेरा आंसर आ जाए। तो अब देखें, ये जो लास्ट थर्ड डायमेंशन में 0 लिखा है, मैं इसको 0 प्लस 0 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो फिर मैं यूँ भी तो लिख सकती हूँ ना कि ये जो आखिरी मेरे पास लिखी है a प्लस a प्राइम b प्लस b प्राइम 0, मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इज एक्चुअली a b 0 प्लस a प्राइम b प्राइम 0। यस आई कैन राइट।
ठीक है, तो अब हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि हमारा एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू के इक्वल है। हर प्रॉब्लम में ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकेगी, कुछ में आप देखेंगे कि आपका एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू आपके एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू के इक्वल नहीं आ सकेगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ हमारा ये एक्सियम ट्रू नहीं हो सकता। सेकेंड एक्सियम देखें, आप कोई वेक्टर वी ले लें ए बी सी, उसको किसी स्केलर से के से मल्टीप्लाई करें, फिर एफ अप्लाई करें। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी आप किसी वेक्टर पे, चाहे उसकी कोई भी डायमेंशन है, 2 है, 3 है, 1 है, जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसकी हर डायमेंशन से मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज के इंटू वी इज एक्चुअली इक्वल टू के ए के बी के सी। अब एफ को अप्लाई कर दें। एफ क्या करेगा, पहली 2 डायमेंशन को कुछ नहीं कहेगा, के ए है तो के ए ही रहेगा, के बी है तो के बी ही रहेगा, हाँ के सी बदल जाएगा, 0 से रिप्लेस हो जाएगा। अब मुझे ये पता है कि मैं 0 को लिख सकती हूँ k इंटू 0 इज अगेन 0, ठीक है, तो मैं k कॉमन निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये है k a k b, 0 को मैंने लिख दिया k इंटू 0, k को बाहर निकाल लिया, तो अब मेरे पास आ गया a b 0 जो कि एक्चुअली f ऑफ v के इक्वल था। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा f ऑफ k b k टाइम्स f ऑफ v के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो इससे हमने ये क्या प्रूव कर दिया है कि f इज लीनियर। अच्छा क्लास, अभी हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं 3:30 पे आपका क्विज पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, सो बी अटेंटिव एंड गेट रेडी। 3:30 एग्जैक्ट पे आपका क्विज पोस्ट होगा और टाइमिंग्स वगैरह मैं आपको भी 1-2 मिनट से बता देती हूँ, राइट? ओके, मैम आज आपका क्विज है बेटा, लास्ट लेक्चर में अनाउंस हुआ था, आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे, आई थिंक यू आर एब्सेंट। अच्छा क्लास, एग्जांपल 5.6 जल्दी से देख लें, ये भी कवर कर सकते हैं। जीरो आइडेंटिटी मैपिंग्स क्या होती हैं, हमने जस्ट इनको समझना है, ठीक है। इस तरह और बहुत सारी मैपिंग्स हैं, याद रखिएगा जीरो मैपिंग भी होती है, बस इसकी प्रॉपर्टी बाकियों से इस तरह से डिफरेंट होती है कि ये मैपिंग जब भी किसी डोमेन के एलिमेंट पे अप्लाई होती है तो वो रेंज में भी जीरो एलिमेंट ही देती है, ठीक है। यानी ये एक ऐसी मैपिंग है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि आप किसी भी डोमेन के एलिमेंट यानी वी के किसी एलिमेंट पे जब एफ को अप्लाई करेंगे, जो कि आपकी यहाँ पे जीरो मैपिंग है, तो आपकी रेंज में भी वो जीरो एलिमेंट ही आएगा। इसी तरह से आइडेंटिटी मैपिंग भी होती है, यहाँ बी में आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन हो रही है। आइडेंटिटी मैपिंग एक्चुअली होती क्या है, देखिए आइडेंटिटी मैपिंग ये होती है कि अगर मैं वी के किसी एलिमेंट पे आइडेंटिटी मैपिंग को अप्लाई करूँ तो इस वी के इमेज, वी के एलिमेंट का इमेज वही एलिमेंट इटसेल्फ होगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी ये है कि अगर मैं वी के किसी एलिमेंट पे आई को अप्लाई करूं तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, वो इटसेल्फ दोबारा मुझे वही एलिमेंट दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई ऑफ ए वी प्लस बी डब्ल्यू करेंगे ना आप, तो आप जब ए को बाहर निकाल के आई ऑफ वी करेंगे तो वो दोबारा वी आ जाएगा, जब आप बी को बाहर निकाल के आई ऑफ डब्ल्यू करेंगे तो वो दोबारा डब्ल्यू आ जाएगा। तो आइडेंटिटी मैपिंग का मेन रोल क्या होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर एक डिफरेंस नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर वी टू वी लिखा हुआ है, वी टू डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ। वी टू वी इसलिए लिखा है कि आइडेंटिटी मैपिंग का तो पर्पस ये है कि उसने वी के किसी एलिमेंट पे जब मैप करना है तो उसने डोमेन में वही एलिमेंट दोबारा दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं वी से उठाती हूँ 2 तो मेरा रेंज में भी 2 ही आना चाहिए, वी से उठाती हूँ 5 तो रेंज में भी 5 ही आना चाहिए, इसलिए मैंने वी टू वी लिखा है, ठीक है। अब क्लास, आप में से किसी को लेक्चर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क नाउ।